હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 4 કથની ઓર કરની ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 4 કથની ઓર કરની ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1 अ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए. विकल्पों की समझ लाइए. 1 मनुष्य को अभिमान है. विकल्पों छे अपने गुणों पर, अपने परिवार पर, अपने धन पर, अपने कर्मों पर. साचो जवाब अपने गुणों पर. सवाल 2 मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में खेलने लगे, गाना गाने लगे, टहलने लगे, नाचने लगे. जवाब आवशे टहलने लगे. सवाल 3 मनुष्य स्वयं को समझता है. शक्तिशाली, चतुर, वफादार, गुणों की खान. साचो जवाब गुणों की खान. 4 सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं? गजरा बनाने के लिए, पूजा के लिए, माला बनाने के लिए, फूलदानी में सजाने के लिए. साचो जवाब पूजा के लिए. सवाल 5 पोते शब्द का अर्थ है बेटी का पुत्र, भाई का पुत्र, पुत्र का पुत्र या बहन का पुत्र. साचो जवाब पुत्र का पुत्र. सवाल 6 असमान आचरण करने वाला हंसी के पात्र बनता है, आदर के पात्र बनते हैं, अनादर के पात्र बनते हैं या अनुकरण के पात्र बनते हैं. साचो जवाब अनादर के पात्र बनते हैं. सवाल 7 कथनी और करनी में सदैव असमानता रखनी चाहिए, समानता रखनी चाहिए, योग्यता रखनी चाहिए या उचित अंतर रखना चाहिए. जवाब समानता रखनी चाहिए. प्रश्न 1 वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए. અહીં આપેલું વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે લખવાનું છે. 1 पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ. तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं. 2 भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है. एक यात्री बस कंडक्टर से कहते हैं. 3 तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ. मकान मालिक बच्चे से कहते हैं. प्रश्न 2 परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए. અહીં ફકરો આપેલો છે એ વાંચવાનો છે, ત્યારબાદ તેના આધારે વિકલ્પોના જવાબ આપવાના છે. समय अनंत है, उसे रोका या बांधा नहीं जा सकता, उसे लौटाया नहीं जा सकता. जो मनुष्य समय का सदुपयोग करता है वह सफल हो सकता है. कबीर ने भी समय के सदुपयोग पर बल दिया है. समय के सदुपयोग का सीधा साधा अर्थ यही है कि जब जो कार्य करना उचित हो तब हम अन्य सभी बातें और कार्य भूलकर केवल वही कार्य करें. इसके विपरीत करना समय का दुरुपयोग कहलाता है. महापुरुषों ने समय को सच्चा शिक्षक और सच्चा गुरु माना है. समय के पाबंद व्यक्ति को कठिन कार्य के आने पर भी टाल मटोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. वह सुख, संतोष और आत्मतृष्टि प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है. जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता. जो लोग समय का महत्व और मूल्य नहीं समझते वे आलसी और निकम्मे बनकर पड़े रहते हैं. अभी तक यही आपने समय बर्बाद किया हो तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. देर आए दुरुस्त आए की कहावत को ध्यान में रखते हुए समय का सदुपयोग इसी क्षण से आरंभ कर देना चाहिए. विकल्पों का जवाब लिखिए. 1 समय के सदुपयोग का सीधा साधा अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य करना. 2 टाल मटोल करने की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती? समय के पाबंद व्यक्ति को. 3 महापुरुषों ने समय को क्या माना है? सच्चा गुरु. 4 इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आत्मतृष्टि. 5
शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। दुरुस्त ठीक करना। 6. देर आए दुरुस्त आए कहावत का अर्थ क्या होता है? जवाब, पहुंचने में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगाया पर सकुशल आए। प्रश्न 2 परिच्छेद के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1. समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है? समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता, मुंह में से निकले हुए शब्द, कमान में से निकला हुआ तीर, बंदूक में से निकली हुई गोली वगैरह चीज़ें वापस नहीं आ सकता। 2. बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? जवाब, बुद्धिमान व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, वह अपना कार्य समयानुसार करते हैं, वह अपने समय का सदुपयोग करते हैं। 3. समय की व्यवहारिक मान्यता क्या है? जवाब, समय की व्यवहारिक मान्यता यह है कि वह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए उचित समय पर उचित कार्य कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है। 4. गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। समय का महत्व। 5. समानार्थी शब्द लिखिए। टालमटोल तो घालमेल, निकम्मा એટલે બેકાર, શિક્ષક એટલે ગુરુજી અથવા અધ્યાપક, લક્ષ્ય એટલે ધ્યેય। 6. વિરોધી શબ્દ લીખીએ। સદુપયોગ તો દુરુપયોગ, સંતોષ તો અસંતોષ, આરંભ તો અંત, ગુરુ તો शिष्य। प्रश्न 3 निम्नलिखित परिच्छेद को फिर से लिखिए। અહીં આપેલો ફકરો ફરીથી લખવાનો છે। प्रश्न 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। सवाल 1 बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब, पौधे को विकसित होने के लिए हवा, पानी और गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के मौसम में बारिश होती है, इसलिए पौधे को हवा, पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है, इसलिए बरसात में पौधे लगाने से फ़ायदा होता है। सवाल 2 ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है? जवाब, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। 3 बाग में टहलने से क्या लाभ होता है? बाग में टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। प्रातःकाल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर हो जाता है। खास बात यह है कि इससे मधुमेह के रोग में लाभ होता है। 4 मकान मालिक क्यों हंसने लगा? जवाब, जब किराएदार से मकान मालिक किराया मांगने आया तो किरायादार ने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। प्रश्न 4 ब प्रश्न के उत्तर देखिए। 1 फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? અહીં लगते हैं લખવાનું છે। फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। 2 धूम्रपान वर्जित है, यह वाक्य कहाँ कहाँ पर लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। 3 आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं? जवाब, लोग ट्रेन, सर्कस प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए
राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी, लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए, बस में चढ़ने के लिए, शहरों में मॉल में की गई खरीद का बिल चुकाने के लिए, बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। 4. हम हंसी के पात्र कब बनते हैं? जब हम आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने से कभी सम्मान नहीं मिलता और हंसी के पात्र बनते हैं। 5. गलत ढंग से काम करने से क्या होता है? गलत ढंग से काम करने से समय की बर्बादी होती है, काम का बेहतर परिणाम नहीं मिलता, एक ही काम को बार बार निरीक्षण करना पड़ता है जिससे मानव श्रम का व्यय होता है और वह काम फिर से करना पड़ता है। 6. सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। हमारी गलती तो हो तो हमें गलती मान लेनी चाहिए, तो ही हम सम्मान के पात्र बन सकते हैं। किसी भी कार्य को अच्छे से करने से हमें सम्मान मिलता है। पढ़ाई में अच्छे गुण प्राप्त करने से सम्मान के पात्र बनते हैं। प्रश्न 5 अ, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे दो वाक्य ढूंढकर लिखिए। અહીં નીચે આપેલા વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ પાઠના જે વાક્યમાં થયો હોય એમાંના બે વાક્ય લખવાના છે। પેલું પૂર્ણ વિરામ, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बीजू वाक्य, मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। 2. अर्थ विराम, आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। एक दिन की बात है जब बिजली के बिल जमा करने। 3. योजक चिन्ह, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। અહીં વચ્ચે જે લીટી આપેલી છે એને યોજક चिन्ह કહેવાય। आते जाते सब उसको पढ़ते कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते। आते जाते शब्दों ने वच्चे करेली લીટી योजक चिन्ह છે। 4. अवतरण चिन्ह, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। અહીં ધૂમ્રપાન करना निषेध है ने वाक्य ने ऊपर બે લીટી બે શેડે આપેલી છે તેને अवतरण चिन्ह કહેવાય। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े रुकना है, मैं तो सामान लेकर चला जाऊंगा। 5. प्रश्नसूचक चिन्ह, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? छेल्ले प्रश्न चिन्ह है ये प्रश्नसूचक चिन्ह। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? प्रश्न 5 ब, नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। અહીં આપેલું વાક્યમાં સાચું વિરામ ચિહ્ન મૂકવાનું છે અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। જવાબમાં લખીશું युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव है। 2. वेदांत कलकत्ता चला गया है। 3. कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? 4. राधा कृष्ण नाच रहे हैं। 5. चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रश्न 6, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દોને વ્યવસ્થિત ગોઠવીને અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે। जब सच्चाई पता चलती है तो वह पछताने लगता है। 2. फूल तोड़ना मना है। 3. परिवार वाले स्नेह की वर्षा से मन को गुदगुदाते हैं। 4. राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। प्रश्न 7 अ, पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों के अर्थ लिखिए। 1. चोर चोर मोसेरे भाई, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। 2. एक पंथ दो काज, એટલે एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। 3. जान बची लाखों पाए, गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहना चाहिए। 4. दीवार के भी कान होते हैं, चुपके से बात सुन लेना। 5. जिसका खाए उसका गाए, जिससे लाभ उसी की तरकदारी। 6. छोटा मुंह बड़ी बात, अनधिकारी द्वारा कही हुई गैर जिम्मेदारी की बात।
प्रश्न 7 ब, कहावतों के अर्थ के लिए उचित विकल्प सुनकर खाने में सही का निशान कीजिए। 1 गुरु गुड़ चेला चीनी। साचो जवाब छे गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना। 2 जान है तो जहान है। जवाब आवशे चौथो वाक्य, जान बचाना प्रथम कर्तव्य है। 3 चिराग तले अंधेरा। बीजो विकल्प, गुणी के घर अवगुणी। 4 जैसी करनी वैसी भरनी। उपरोक्त में से एक भी नहीं। 5 नेकी और पूछ पूछ। भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना। प्रश्न 8 अ, संज्ञाओं को जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए। અહીં કૌંસમાં આપેલા શબ્દોને જાતિવાચક, ભાવવાચક અને સમૂહવાચકમાં વર્ગીકરણ કરવાના છે। સૌપ્રથમ જાતિવાચક સંજ્ઞા હરિયાળી, બીમાર, પંછી, સાગર, આભૂષણ અને પુસ્તક। ત્યારબાદ ભાવવાચક સંજ્ઞા બુઢાપા, સચ્ચાઈ, ધૃણા। ત્યાર પછી સમૂહવાચક સંજ્ઞા ગુચ્છા, ઝુંડ, વર્ગ, પરિવાર, गिरोह। प्रश्न 8 ब, रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। 1 भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसानी संज्ञा छे भाववाचक। 2 चारों का गिरोह पकड़ा गया। गिरोह समूहवाचक संज्ञा। 3 सागर बहुत गहरा है। सागर जातिवाचक संज्ञा। 4 गंगा पवित्र नदी है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 बाजार में बहुत भीड़ है। भीड़ समूहवाचक संज्ञा। 6 आप लड़ाई मत कीजिए। लड़ाई भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 9 अपनी राय लिखिए। અહીં આપેલા વાક્યની તમારી राय आपो। 1 आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करेंगे, क्यों? इस बारे में मेरी राय है, अगर मेरे पिताजी मुझे झूठा बहाना बनाने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। 2 दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते, क्यों? इस बारे में मेरी राय है, दुकानदार की जगह में होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क नहीं करने देता, क्योंकि सब लोगों के लिए नियम वही लागू होते हैं। अगर मैं किसी और को स्कूटर पार्क करने नहीं दूंगा तो मुझे अपने बेटे पर भी वह नियम लागू करना चाहिए और अपने बेटे को भी स्कूटर नहीं पार्क करने दूंगा। प्रश्न 10 निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार लिखिए। 1 मोबाइल से लाभ या हानि। मोबाइल फ़ोन विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। इसके कारण लोगों की सोचने समझने का तरीका ही बदल गया है। दुनिया में सभी के पास आजकल मोबाइल है और वर्तमान में तो मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन का रूप दे दिया है, जिससे इसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाने लगा है, क्योंकि जो कार्य एक कंप्यूटर करता है वह सभी कार्य अब स्मार्टफोन में भी हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के कारण हर क्षेत्र में बदलाव आया है, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र, विज्ञान हो या फिर कृषि क्षेत्र। मोबाइल के आविष्कार के कारण लोग चलते फिरते दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बातचीत कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देख भी सकते हैं। पुराने ज़माने में जो संदेश पहुंचाने में सप्ताह भर से ज़्यादा का समय लग जाता था, आजकल वह संदेश चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। यह सब कुछ सिर्फ मोबाइल फ़ोन के कारण ही संभव हो पाया है। मोबाइल फ़ोन के कारण दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव तो आए हैं, लेकिन साथ ही यह अपने साथ कई दुष्परिणाम भी लेकर आया है। मोबाइल के लाभ फायदे, ऑनलाइन पेमेंट करना है सरल, कभी भी संपर्क करना है सरल, कैमरा से फ़ोटो खींचना, ब्लूटूथ की सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट की सुविधा। मोबाइल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुर्घटना के शिकार, युवाओं और विद्यार्थियों में मोबाइल की लत, गाना और चैटिंग में ज़रूरी समय बर्बाद, मोबाइल फ़ोन पर गलत तस्वीरें, परिवार के साथ कम समय बिताना। 2 आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है
या ऑनलाइन? मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा नुकसानदायक है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक द्वारा बोलने वाले कई शब्द समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल खड़ी होती है। कई बार नेटवर्क चले जाने की बजाय कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चों के द्वारा प्रश्नों पूछे जाते हैं और शिक्षक अपने हाव भाव से अच्छी तरह से समझाते हैं। कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आता है और हमें परीक्षा में भी कम पढ़ना पड़ता है। इस वजह से मुझे कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। 3. प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है। आज वृक्ष की निरंतर कटाई के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। हमें इस ओर सोचना चाहिए तथा हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। कैसे बचाएं पर्यावरण को? पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है, लेकिन व्यापक अर्थों में इसका तात्पर्य पेड़ों, पौधों, पशुओं, पक्षियों और पूरे ग्रह की सुरक्षा से है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वन्य जीवों और वर्षावन की रक्षा करें, कम उपभोग करें, दोहराएं, फिर से उपयोग करें, पानी की खपत कम करें। 4. तकनीकों के ज़्यादा प्रयोग से लाभ या हानि? विज्ञान और तकनीकी के अभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और उसके विकसित होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती है। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनका तकनीकी विकास बिल्कुल ही न्यूनतम है। विज्ञान और तकनीकी के लाभ: शिक्षा स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी, जीवन स्तर में सुधार, कृषि की स्थिति में सुधार, व्यापार में विकास। विज्ञान और तकनीकी के नुकसान: समय की बर्बादी, प्रदूषण का स्तर बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, तकनीकी से लोग आलसी बन रहे हैं, तकनीकी से स्वास्थ्य पर प्रभाव, क्राइम रेट में बढ़ोतरी। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।